माननीय भैयाजी जोशी और संपूर्ण भारतवर्ष से अपने गट प्रमुख कुटुंब प्रबंधन गतिविधि के द्विदिवसीय बैठक में उपस्थित हम बंधु भगिनी 2 दिन माननीय भैयाजी के सानिध्य में अपने कुटुंब प्रबंधन गतिविधि का कार्य कैसे करना, उसका अधिष्ठान क्या है, सारे भारतवर्ष में हर घर भक्तिमय, आनंदमय, शक्तिमय बनाने के लिए मेरा कल्याण, मेरे परिवार का कल्याण और मेरे परिवार के माध्यम से लोक कल्याण, यहाँ से लेकर तो अपने कुटुंब प्रबंधन से संबंधित विविध विषयों पर हमने संवाद किया, चर्चा की, मार्गदर्शन पाया। अभी अपना ये समारोह का सत्र है। अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रदीर्घ काल तक सरकारवाह इस पद का जिन्होंने दायित्व निभाया, हम सभी को बहुत निकट से उनका सानिध्य मिला और वर्तमान में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कारिणी के सदस्य हैं माननीय भैयाजी जोशी से मैं आप सबकी ओर से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि हमें कृपया आप पाथेय प्रदान करें। सभी को मेरा नमस्कार। कुटुंब प्रबोधन गतिविधि के अखिल भारतीय संयोजक आदरणीय रविंद्र जी, पूर्व संयोजक आदरणीय सुब्रमण्यम जी, देश के सभी क्षेत्रों से आए हुए गट प्रमुख और आभासी बैठक में उपस्थित सभी प्रांत संयोजक एवं बहनों तथा भाइयों, तो कुटुंब व्यवस्था में व्यक्ति को एक जो श्रेष्ठ संस्कार मिलता है वो संस्कार है मैं से हम की ओर जाने का संस्कार है। प्रथम संस्कार अगर उसको कहीं मिलेगा, स्कूल में नहीं मिलेगा, समाज में जाकर नहीं मिलेगा, मंदिर में जाकर नहीं मिलेगा, उससे घर में मिलता है। प्रारंभिक जन्म के बाद प्रारंभिक अवस्था में जो जन्म लिया हुआ बालक है वो तो और किसी को जानता नहीं है, अपनी मां को भी नहीं जानता है। उसको हर महिला मां लगती है, भूख लगी तो रोते हुए उसके पास जाता है। और एक समय आता है कि जब समय आने के बाद माँ और अन्य महिलाएं तो अंतर ध्यान में आता है, नहीं ये मेरी माँ नहीं है, वो माँ के पास दूध पीने के लिए माँ के पास। थोड़ा और बड़ा होने के बाद उसको मेरा भाई है, ये लगता है मेरा भाई है, मेरे पिताजी है, मेरी बहन है। उसके आगे जाता है मेरे रिश्तेदार है, मेरे चाचा है, मेरे मामा है, मेरी बुआ है, मेरी मौसी है। इन रिश्तों को पहचानने लगता है और इसलिए वो मैं से हम की ओर जाता है। आप हम सब लोग हैं, हमारा परिवार है, वो मैं नहीं रहता है। और इसलिए जिस परिवार में इस प्रकार का वातावरण नहीं रहेगा वहां पर इस प्रकार का भाव विकसित नहीं होता है। पश्चिमी जगत में इस भाव के अभाव के कारण बच्चों का पालन पोषण करना ये कानूनी जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी है। भारत में ये कानूनी जिम्मेदारी नहीं, ये मेरा ही है ऐसा मानकर चलते हैं। ये हमारे घर में आया है नया मेहमान, ऐसा नहीं मानते। ये हमारे घर में एक घर का विकास हुआ, इसमें एक और बढ़ गए हैं। तो मैं से हम की यात्रा प्रारंभ होने का केंद्र अगर कुछ है तो वो कुटुंब व्यवस्था में है। और इसलिए इस यात्रा में इस प्रकार के संस्कार देने की बात घर में ही हो सकती है। उसका मैं से हम की यात्रा प्रारंभ होना किसी भी समाज के लिए, व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। हाँ, उसकी सीमा क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, परिवार है, परिवार से मेरे रिश्तेदार है, रिश्तेदारों से मेरे
अपने समाज के लोग हैं, हमारी जाति बिरादरी के लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, ये सारे विश्व की मानव जाति है, वहां तक जाना है। परंतु बीजारोपण होता है घर के अंदर, और इसलिए जिस कुटुंब में यह संस्कार नहीं मिलेगा, तुम तुम्हारे हम हमारे, ऐसा कैसे चलेगा। हमने केवल जन्म दिया है, बच्चा भी कहता है तुमने जन्म दिया है, बस तुम्हारा काम पूरा हो गया। कारखाने में बनी हुई चीज नहीं है, फैक्ट्री में चीजें बनती है, बनाने वाले का उनका कोई संबंध नहीं है। बनने के बाद खोखे में पैक कर बाजार में बेच दी, संबंध समाप्त। क्या बच्चों का ऐसा होता है क्या? घर के लोगों का ऐसा होता है? समझदार बन गया अब तुम जाओ, ऐसा तो नहीं होता। इस यात्रा में विकसित करते करते कई बार बात की जाती है कि 7 पीढ़ी को समझो। हम जब कहते हैं ना, अपने श्राद्ध क्रियाकर्म होते हैं जब घर में, तब कहते हैं कि 7 पीढ़ी का उद्धार करना है, तो उसको 7 पीढ़ी तक ले जाते हैं। तुम अकेले नहीं हो, केवल मैं तुम्हारे माता पिता यहाँ तक सीमित नहीं है, दादा है, परदादा है, उसके दादा है, उसकी और दादा है, कई बातें बताई जाती है। तो यह उसका जो विकास होने का प्रारंभ है, वो इस मय से हम की यात्रा उसकी प्रारंभ होती है। इसलिए बात ध्यान में आती है कि कई बातें वो अपने घर में ही सीखता है। अभी तक बोलना सिखाने के लिए कोई क्लासेस नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। कौन सिखाता है? बोलने के लिए सिखा तो कौन है? घर में ही सीखता है। व्याकरण थोड़ी आता है, शब्द भी पूरे नहीं बोलता है, तुतलाता हुआ बोलता है। परंतु क्या वो ऐसा ही रहता है क्या? नहीं, वो तुतलाता हुआ बोलने वाला, धीरे धीरे शब्दों की रचना करने वाला, व्याकरण समझने वाला, वाक्य रचना करने वाला, और उसके भी आगे उसका विकास होता है। इसका प्रारंभ कहां पर होता है? प्रकृति ने भी अजब किया है। पहले माँ शब्द निकलता है, पिताजी नहीं, बाबा बाद में आता है, माँ। और ये केवल भारत में नहीं, दुनिया के किसी भी बच्चे को देखो, वो पहले म का उच्चारण करता है। वो बोले माँ माने कि न माने अलग बात है, पर होता हुई। तो उसके इस प्रकार की सीखने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, कुछ बाह्य रूप से भी है। इसका प्रारंभ, उसका आगे बढ़ने का प्रारंभ होता है। और केवल बोलना सीखता नहीं है, तो वो आचार सीखता है, विचार सुनता है, कहानियां सुनता है। घर के अंदर दादा दादी कहानियां बताते हैं। कहानियां बताने का भी कारण क्या है? तो उसके अंदर एक संस्कार का संक्रमण करना है कहानियों के माध्यम से। गुड़ियों की कहानी ये भारत की परंपरा नहीं है। नृत्यों के गीत भारत के गीतों में नहीं है, अब आ गए वो अलग बात है। तो कहानियां मन के अंदर उसके भाव जागरण करने वाली कहानियां हैं, उसको विचार करने के लिए प्रेरित करने वाली कहानियां हैं। ऐसा मुझे भी बनना है, ऐसी प्रेरणा उसके अंदर जगाने वाली कहानियां हैं। कहानियां कौन बताती? घर में बताते हैं, माताएं बताती है, दादी माँ बताते हैं, दादा बताते हैं। तो उसकी शिक्षा इस प्रकार से प्रारंभ, अपने बोलना, सुनना, समझना, ये प्रक्रिया उसके घर के अंदर प्रारंभ होती है। और इसलिए अपने यहां पर कहा गया कि घर यानी कुटुंब यानी सब प्रकार की आपसी संबंधों पे आधार पर विकसित हुई इकाई, यह किसी भी व्यक्ति का प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक शिक्षा वहीं पर प्राप्त करता है। और इसलिए मातृदेवो भव शब्द इसमें से आया है कि पहली शिक्षा देने वाली माँ है। बाद में पितृदेवो भव का है। ये महिला पुरुष, महिलाओं की शिक्षा पुरुषों की ऐसा नहीं है। आचार्य देवो भव और तीसरा है जो औपचारिक शिक्षा देने वाला है। औपचारिक शिक्षा के माध्यम से उसका ज्ञान वर्धन के साथ साथ उसमें और भी वर्धन लाने की, गुणवत्ता लाने का प्रयत्न औपचारिक विद्यालय में होना भी चाहिए, होता भी है। परंतु प्रारंभ का विद्यालय कुटुंब है, माँ है, पिताजी है, घर के बाकी लोग हैं,
भाई हैं, बहन हैं, उनसे वो सीखता है। इसमें कौन क्या सिखाता है, पीरियड नहीं है, पाठ्यक्रम नहीं है, कुछ क्रम तैयार नहीं है, बस सीखता जाता है। और इसलिए औपचारिक शिक्षा तो बाद में प्रारंभ होती है, अनौपचारिक शिक्षा तो घर से ही प्रारंभ होती है। और इसलिए अगर आज उसमें कुछ कमी आई है तो हम सबके लिए चिंता का विषय है कि क्या हमारा घर प्राथमिक शिक्षा का केंद्र बनेगा, बना रहेगा, कैसे बना रहेगा। उस संदर्भ में माता पिता को जो समझना चाहिए वो समझाने की आवश्यकता रहती है। अपने सारी गतिविधि में उसको एक केंद्रीय मूलभूत एक स्थान है कि हमारा घर शिक्षा का केंद्र। एक सामान्यता होता है कि व्यक्ति का विकास जो होता है तो व्यक्ति के विकास के संदर्भ में सोचते समय एक तो विकास वो है कि जो जन्म से लेकर आया है उसका आकार बढ़ता है। हम जन्म लिया तो हमारे हाथ पांव छोटे छोटे थे, नया अंग कुछ जुड़ता नहीं है बाद में कि नट बोल्ट लाकर एक नया कुछ जोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। जो जन्म में था वही मृत्यु तक रहता है, एक भी बात उसमें जुड़ती नहीं है। और दुर्घटना नहीं हुई तो एक भी बात अपने आप कम नहीं होती। भाई ये अंगूठा बहुत दिन से अंगूठा लगा रहे हैं, अब अंगूठा कुछ काम का नहीं रहा, अपने आप चला गया, ऐसा होता नहीं है। ये स्पेयर पार्ट नहीं है। इसलिए जैसा शरीर लेकर आया है अंत तक वो रहता है, उसमें कोई नई बात नहीं जुड़ती, पर आकार तो बढ़ता है। ऊंचाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी, सब बढ़ेगा। नाखून भी तो बढ़ते रहते हैं, बाल भी बढ़ते हैं, बढ़ाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। और बढ़ने से कोई रोक भी नहीं सकता है, वो प्राकृतिक विकास है, बढ़ने वाला है। लेकिन यह आकार बढ़ेगा, क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयत्न करने पड़ते, बाहर की ऊर्जा लगानी पड़ती है, हाथ की ताकत बढ़े कुछ करना पड़ता है, पाँव की ताकत बढ़े करना पड़ता है। भगवान ने दिमाग लेकर भेजा है, देकर ही भेजा है, उसको बढ़ाने के लिए कुछ कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए प्रकृति के द्वारा विकास यानी क्या है और प्रयत्नों से विकास यानी क्या है, वृद्धि क्या है। एक वृद्धि है जिसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप होने वाला है। लेकिन अगर सामर्थ्य वर्धन करना है तो बाहरी ऊर्जा के बिना सामर्थ्य वर्धन नहीं होता। और इसलिए जिसको जैसा सामर्थ्य विकसित करना है वैसा वो साधन ढूंढते हुए अपने इस शरीर को सक्षम बनाने की दिशा में प्रयत्न करता, खाएगा, पिएगा, व्यायाम करेगा, खेलेगा, दौड़ेगा, ये सब करेगा। तो उसकी शरीर जो प्राप्त हुआ है उसके क्षमता वर्धन के लिए करता है। परंतु क्या यहीं तक सीमित है? नहीं, उसके आगे की बात कही गई कि अगर उसको और विकसित होना है तो योजना से विकसित हो सकता है। मुझे क्या बनना है, ये केवल बाहरी ऊर्जा से नहीं होता है, बाहरी सहयोग चाहिए, निश्चित रूप से चाहिए। लेकिन विकास में इस शरीर का मुझे क्या आगे चलकर इस साधन जो मुझे मिला है उसका उपयोग कैसे होना चाहिए, इसकी शिक्षा कहां से मिलेगी। इसलिए कल की चर्चा में भी आया था कि सामर्थ्य का सदुपयोग करेंगे कि दुरुपयोग करेंगे। तो ये विवेक का जागरण है। ये जो प्रक्रिया है वो जहां शुरू होती है उसके आधार पर व्यक्ति पूर्ण विकास की ओर जाता है। आवश्यकता है कि ऐसे विकसित दिशा में चलने वाले मनुष्य नाम के इस प्राणी को कहाँ जाना है इसके बारे में बताने वाली व्यवस्था आज क्या है। वो व्यवस्था विज्ञापन है, वो व्यवस्था बाह्य दर्शन कराने वाली व्यवस्थाएं हैं क्या है। और इसलिए फिर यहाँ पर कुटुंब के श्रेष्ठ जनों की भूमिका तैयार होती है कि हमारा बालक क्या बनेगा। जो आपके हाथ में नहीं है वो तो बन गया, उसके लिए आपको माता पिता को कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। सामर्थ्य बढ़ाने के लिए रुचि निर्माण करेंगे, उतना करेंगे, लेकिन उसके जीवन का रास्ता कौन तय करेगा।
आज एक बहुत बड़ा जो प्रश्न है कि अपने ही घर के सदस्यों को नहीं, अपने ही घर के हिस्से को, अपने ही भविष्य को दिशा दर्शन करने वाले आज कौन है? माता पिता है कि बाहर के लोग हैं? अगर माता पिता ये मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो बाहर के लोग जो बताएंगे उस रास्ते पर बालक चल पड़ता है, वो जो आज हो रहा है। क्योंकि माता पिता को भी स्वच्छ दृष्टि नहीं है कि हमारी पीढ़ी में बालक क्या बनने चाहिए, अगली पीढ़ी में क्या होना चाहिए, इसका भी आधार क्या है। तो इसका आधार है कि जिस समाज का, जिस देश का मैं हिस्सा हूँ, उस देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला मेरा बेटा बनेगा। क्या ये दृष्टिकोण माता पिताओं में आएगा? अगर ये दृष्टिकोण माता पिता के अंदर आता है और माता पिता उसको देते हैं, तब उसका समाज के लिए पोषक, समाज के लिए उपयुक्त, ऐसे गुणों से युक्त भी बनेगा और ऐसी क्षमताओं से परिपूर्ण भी होता जाएगा। और इसलिए मनुष्य के जन्म से लेकर उसके भूमिका तय करने तक अगर कोई जहाँ पर विचार होना चाहिए, वो विचार करने का हम बाहरी लोगों के हाथ में न दे, कुटुंब, माता पिता अपने घर में ही इसको इस रूप में विकसित करे कि हमारा बेटा क्या बने।